ग्रैंड लीग में आपको कैसे एक परफेक्ट टीम बनानी है। ग्रैंड लीग बनाने का जो तरीका मैं यूज़ करने वाला हूँ वो उनके लिए है जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जो स्टैट्स आपको मिलने वाले हैं और जो स्टैट्स की आपको ज़रूरत है वो तुरंत आपको मिल जाएंगे। क्रिक बज़, ESPN, क्रिक इन्फो वगैरह वगैरह ऐसी वेबसाइट्स पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिलेक्शन परसेंटेज वाले प्लेयर्स ना आपको लगभग 5 से लेकर 8 ऐड करने पड़ेंगे। इस चैनल पर मैंने काफ़ी ऐसे वीडियोस बनाए जहाँ पर मैंने हमेशा बात की सिलेक्शन परसेंटेज के बारे में, और जो कि एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक टीम बनाने के लिए। और आज मैं जो बात करने वाला हूँ ना, ग्रैंड लीग में आपको कैसे एक परफेक्ट टीम बनानी है, और आज का जो ग्रैंड लीग बनाने का जो तरीका मैं यूज़ करने वाला हूँ वो उनके लिए है जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और जिनको ज़्यादा स्टैट्स के चक्कर में ज़्यादा वो बोलता है ना कि यहाँ के स्टैट्स हेड टू हेड ये वो, मतलब कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, चीज़ों को सिंपल रखना है। तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, बट ये आता है एक कॉस्ट के साथ। अगर आप ज़्यादा एनालिसिस नहीं करते, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसके बदले में आपके विनिंग के चांसेस भी हल्के से कम हो जाते हैं। तो अगर आप ये चांसेस लेना चाहते हो तो ज़रूर आप ये टेक्निक, आप ये प्रोसेस अपना सकते हो। लेकिन अगर आपको चाहिए एकदम परफेक्ट विनिंग चांसेस, तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं और अभी आपको कुछ थंबनेल्स दिखेंगे या फिर रिलेटेड वीडियो आपको पता चलेंगे जिनको आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर, और आपको वो सारी टेक्निक्स पता चलेंगी जहाँ पर प्रोसेस बड़ी लंबी है लेकिन रिजल्ट आपको तो पता ही है क्या मिलना है अगर आप जीत जाते हो तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया था हेड टू हेड स्टैट्स और फिर कुछ सिलेक्शन परसेंटेज, प्लेयर के ओवरऑल स्टैट्स, ये काफ़ी ऐसे कुछ स्टैट्स हैं, काफ़ी ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये इतनी काम में नहीं आती एक कैजुअल फैंटेसी प्लेयर के। मतलब अगर आप चाहो तो इनके बिना भी एक परफेक्ट टीम बना सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से स्टैट्स की आपको जरूरत है और कौन से स्टैट्स की आपको जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जो स्टैट्स आपको मिलने वाले हैं और जो स्टैट्स की आपको जरूरत है वो तुरंत आपको मिल जाएंगे। या तो आपको ड्रीम 11 के ऐप पर मिल जाएंगे, या फिर आप अगर कैजुअली यूट्यूब पर सर्फ कर रहे हो, कुछ वीडियोस देख रहे हो, किसी प्रेडिक्शन चैनल के वीडियोस देख लिए, मेरे वीडियोस देख लिए, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको मतलब उंगलियों पर मिल जाएगी, टॉप पर मिल जाएगी। क्रिक बज़, ESPN, क्रिक इन्फो वगैरह वगैरह ऐसी वेबसाइट्स पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर जाते हो तो वहाँ पर तुम्हारा फायदा रहेगा। बोलते हैं ना 100% श्योरिटी तुमको मिलेगी, बट वहां पर नहीं जाओगे, इन वेबसाइट्स पर नहीं जाओगे, डीप एनालिसिस नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो देखो, ड्रीम 11 के खुद के ऐप पर आपको सारी चीजें मिलती है। वेन्यू के स्टैट्स पूरे के पूरे सामने दिख जाते हैं, पिच के बारे में आपको ऊपर दिख जाता है, पिच कैसा है, पेसर्स का है, फिर आपको दिखेगा कौन से स्टेडियम पर मैच हो रहा है। फिलहाल वर्ल्ड कप चल रहा है, तो वर्ल्ड कप के बारे में ऑलरेडी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था जहां पर मैंने बताया 9 टोटल वेन्यूज में 6 वेन्यूज पर स्पिनर्स ज्यादा डोमिनेट करेंगे क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं, और किस तरीके से उनको फायदा होगा, दिन में उनको कितना फायदा होगा, रात में कितना फायदा होगा, ठीक है, उन वेन्यूज पे। वो सारी चीजें मैंने वो वीडियो में डिस्कस की थी, चेक कर सकते हो आप इस वीडियो में। अब ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन ना शॉर्ट में आपको ड्रीम 11 ही बता देता है जब आप टीम बनाते हो। वेन्यू के सारे स्टैट्स अवेलेबल रहेंगे। अब बात आती है प्लेयर्स की, तो 3 कैटेगरीज बनाना चाहूंगा मैं, और वो भी सिलेक्शन परसेंटेज की कैटेगरीज रहेंगी। एक तो रहेगा 50% से ज्यादा सिलेक्शन परसेंटेज वाले प्लेयर्स, जिनका भी सिलेक्शन परसेंटेज 50% से ज्यादा है, उनको आपको एक तरफ रखना है। फिर आते हैं कुछ प्लेयर जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 30 से लेकर 50 तक है, 30 to 50%, ठीक है। और फिर आएंगे प्लेयर्स लास्ट में 30% से कम सिलेक्शन रेट वाले। अब 50 से ज्यादा सिलेक्शन परसेंटेज वाले प्लेयर्स ना आपको लगभग 5 से लेकर 8 ऐड करने पड़ेंगे। मिनिमम 5 और मैक्सिमम 8 प्लेयर्स आपको ऐसे ऐड करने पड़ेंगे जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 50% से ज़्यादा है। आपको तो पहले सारे टॉप सिलेक्शन परसेंटेज वाले प्लेयर्स का ऐसा नाम ऊपर ही दिख जाएगा। आप चाहो ड्रीम 11 पर फिल्टर्स यूज़ कर सकते हो, और इन फिल्टर्स पर क्लिक करके आप सारी चीज़ें अपने पसंद के हिसाब से सेट कर सकते हो। तो ऐसे फिल्टर्स को आप यूज़ कर सकते हो अरेंज करने के लिए सारे प्लेयर्स को अलग अलग सेक्शन में, जो कि होता है विकेट कीपर, ऑलराउंडर, बैट्समैन और बॉलर। वो सेक्शंस में उस हिसाब से वो मैनेज कर देगा। हाईएस्ट फैंटेसी पॉइंट्स किसके हैं? अब हाईएस्ट फैंटेसी पॉइंट्स किसी प्लेयर के हैं तो ऑब्वियसली वो बंदे का रीसेंट फॉर्म भी अच्छा होना चाहिए। देखो, रीसेंट फॉर्म ना एक मेजर फैक्टर हो सकता है आपकी टीम बनाने में, ग्रैंड लीग की टीम बनाने में। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि सिलेक्शन परसेंटेज तो आपको ये बताएगा कि कितना वो प्लेयर रेयर है। मतलब अगर किसी प्लेयर को आप ऐड कर रहे हो, उसको कितने सारे लोगों ने ऐड किया। अगर कम लोगों ने ऐड किया और वो अच्छा खेल गया, तो आपको पता है ग्रैंड लीग में जो 1 करोड़ लोग बैठे हैं टीम लगाकर, उन सभी के बीच में आपकी टीम अच्छी हो जाएगी अगर आपके पास वो पर्टिकुलर प्लेयर है जिसको सबसे कम लोगों ने पिक किया है और उसका फॉर्म भी अच्छा है, ठीक है। बट
सबसे ज्यादा अगर वो प्लेयर पिक हुआ है, उसका सिलेक्शन परसेंटेज 90 के आसपास है, 93, 94, जैसे विराट कोहली का होता है, ऐसे हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर्स को आप ऐड करते हो, ये जरूर आपको अच्छे पॉइंट्स देंगे। वो तो सभी को दे रहे हैं भाई। 90%, मैं बोलता हूँ 1 करोड़ लोगों में से अगर 90% लोगों ने विराट कोहली को ऐड किया है, तो 90% मतलब 90 लाख लोगों को लिटरली जितने पॉइंट्स विराट कोहली बनाएंगे उतने उनको मिलने ही है, जो कि तुमको भी मिलने हैं अगर तुम उनको पिक करते हो। ऐसा कोई प्लेयर चुनना है आपको जिसका सिलेक्शन परसेंटेज कम है और रीसेंट फॉर्म बहुत बढ़िया है। और यही दो फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सिलेक्शन परसेंटेज के बारे में मैंने बता दिया, 50% के ऊपर सब एक तरफ आएंगे, 30 to 50 एक तरफ आएंगे और 30 से कम वाले एक तरफ कर दो। अब 50% वालों के बारे में हम बात कर रहे थे, वहां पर आपको क्या करना है, सारे हाईएस्ट फैंटेसी पॉइंट्स वालों को ना अरेंज करना है। आपको दिख जाएंगे एक एक नाम करके, जिसके 600 फैंटेसी पॉइंट है, फिर 550, फिर 530, फिर टॉप के सारे प्लेयर्स को हर एक सेक्शन में जितने भी प्लेयर ऐड कर सकते हो। टोटल 8 प्लेयर आपको उठाने 50 प्लस सिलेक्शन परसेंटेज वाले, जिनके फैंटेसी पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं या फिर उनका फॉर्म थोड़ा बेटर होते जा रहा है पिछली 3 मैचेस में। टोटल 5 मैचेस आपको चेक करनी है, वरना अगर वो प्लेयर पिछले 5 मैचेस में शुरुआत की 3 मैचेस में बहुत अच्छा खेला और पिछली 2 मैचेस में मार खाया ना, तो भी चलेगा। आपको मिनिमम 3 मैचेस ऐसी चाहिए ना। अगर वो बॉलर है तो मिनिमम 2 विकेट उठा रहा है वो लगातार 3 मैचेस में। बैट्समैन है तो 40 के आसपास या फिर 40 प्लस आपको रन तीनों मैचेस में कंटिन्यूसली मिल रहा है। तो ऐसी कुछ चीजें आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी। और ऑलराउंडर का तो चलो 20 to 30 रन और एक आध विकेट अगर वो निकाल लेते हैं, उनके पास 4 ओवर्स रहती हैं, डेथ ओवर मिल गए तो और भी अच्छा रीजन मिल गया तुमको उस प्लेयर को ऐड करने का। तो ये सारे फैक्टर्स तुमको डेफिनेटली कंसिडर करने पड़ेंगे। अब 50% से ज्यादा सिलेक्शन परसेंटेज वाले प्लेयर्स हमने ऐड कर लिए सक्सेसफुली, 8 प्लेयर वैसे बना दिए। अब बारी आती है 30 to 50% सिलेक्शन रेट वाली। ऐसे आपको 2 से लेकर 3 प्लेयर ऐड करना है। मैं कहता हूं मिनिमम 1 से लेकर 3 प्लेयर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने देखा है सेफ साइड में रहने के लिए 2 से 3 प्लेयर काफी हो जाते हैं। अब ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है आपने 50 प्लस सिलेक्शन परसेंटेज वाले कितने प्लेयर्स ऐड किए हैं। अगर वो 8 ऐड किए हैं और यहाँ के 30 to 50 वाले 3 ऐड कर लोगे तो वहीं आपके 11 प्लेयर हो जाएंगे। तो आपको टोटल मैनेज करना है, आपको तीनों सेक्शन वाले प्लेयर्स चाहिए भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रम्प प्लेयर को आपको डेफिनेटली ऐड करना। और वो जो ट्रम्प प्लेयर्स हैं उनके बारे में थोड़ा और एक्स्ट्रा आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन वो प्लेयर्स हमेशा ना आपको यही रेंज में दिखेंगे, 50% से कम सिलेक्शन परसेंटेज के साथ, क्योंकि ये एक आध मैच में बहुत तगड़ा खेल कर जाते हैं और फिर थोड़ा शांत हो जाते हैं। तो आपको उनका बोलता ना वो जो पोटेंशियल है, आपको पता है ये अगली मैच में दिखने वाला है, निकल के आने वाला है, तभी आपको एग्जैक्टली उन्हें ऐड करना और वाइस कैप्टन बनाना है। देखो 3 रीजन हो सकते हैं इन ट्रम्प प्लेयर्स के लिए जिनका सिलेक्शन परसेंटेज कम है। एक तो प्लेयर अभी नया नया है, मतलब उसने अभी डेब्यू किया है लेकिन बहुत तगड़ा खेल रहे हैं यार। अपन ने वर्ल्ड कप में देखा था, दिलशन मधुशंका के लिए नई सीरीज थी, पहली बार कंट्री के लिए खेल रहा था बंदा और इतने अच्छे तरीके से खेला, 5 विकेट्स उड़ाए थे उन्होंने। सोच रहे हो इंडिया के 5 बैट्समैन को उड़ा देना, ये बहुत बड़ी बात है और आई थिंक कैलिबर है बंदे के पास, खेल सकता है बंदा। दूसरा रीजन ये हो सकता है उस ट्रम्प प्लेयर के लिए कि उसका बैटिंग ऑर्डर में नंबर बहुत नीचे है, जैसे कि रिंकू सिंह हो जाते हैं। अब ये कॉम्प्लिकेशन को भी कैसे सॉल्व करना है मैं बताता हूँ। कैसा है, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि पिच क्या है, पेसर पिच है या स्पिनर पिच है, वो आपको ड्रीम 11 खुद बता देगा ऊपर। फिर आपको ये समझना है कि कौन सी टीम पहले बॉलिंग कर रही है। अगर मान के चलते हैं इंडिया की बॉलिंग हो रही है और इंडिया के स्पिनर्स, इंडिया के पेसर्स, जब जसप्रीत बुमराह इनिशियल ओवर संभालेंगे, फिर अक्षर पटेल रहेंगे इनिशियल ओवर्स के लिए, तो आपको पता है इनिशियल ओवर्स जब गिरेंगी तब विकेट भी निकलेंगे सामने वाली टीम के। तो टॉप ऑर्डर बैट्समैन सामने वाली टीम की उठाना ये सबसे बड़ी गलती होगी। अब मैं जानता हूं काफी लोग ये भी कहेंगे इसके चांसेस क्या है कि जसप्रीत बुमराह इनिशियल ओवर्स डाल रहे हैं और फिर विकेट नहीं गिरे या फिर गिरे, इसके चांसेस क्या है। देखो चांसेस पे ही ग्रैंड लीग बनता है। मैं जानता हूं कि बुमराह की तरफ से इनिशियल ओवर्स में शायद विकेट नहीं निकले, शायद डेथ ओवर्स में निकले, कुछ भी हो सकता है, बट आपको यहाँ पर चांस लेना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, तभी ग्रैंड लीग के टीम बनते हैं, सक्सेसफुल टीम बनते हैं। तो इसलिए ऐसी चीजें ना आपको अज्यूम करनी पड़ती है, ये आपको कोई बताता नहीं, आप अज्यूम करते हो, आपका अजम्पशन सही आता है, तभी आपका ग्रैंड लीग में कुछ अच्छा रिजल्ट आता है। और फिर तीसरा रीजन ये हो सकता है ट्रम्प प्लेयर के लिए कि लोग उस पर ज्यादा भरोसा नहीं रख रहे, मतलब उसका फॉर्म पिछले 1-2 मैचेस से थोड़ा बिगड़ गया है और उसकी वजह से ना लिटरली उनका जो सिलेक्शन परसेंटेज कहीं 50s to 60s था वो सीधा गिर गया है 40s तक, ऐसे कुछ रेंज में आ गया है। और इन प्लेयर्स का सिलेक्शन परसेंटेज इसलिए गिर जाता है क्योंकि लोगों को ये सारी रीजंस की वजह से उनको ऐड करना सही नहीं लगता। बट वहां पर आपको कुछ अलग स्टेप उठाना पड़ता है। ग्रैंड लीग अगर जीतनी है तो कुछ अलग आपको डेफिनेटली बनाना पड़ेगा। आज भी तुम कोई भी मैच उठा लो, T20 वर्ल्ड कप चल रहा है अभी,
आईपीएल में मैंने खुद ने देखा था, ऐसे ऐसे प्लेयर्स, मतलब जो ग्रैंड लीग विनर रहता था उसके टीम में वाइस कैप्टन और कैप्टन जो प्लेयर रहता था ना, मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता वो प्लेयर को कैप्टन भी बना सकते हैं या फिर वाइस कैप्टन बना सकते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल होता था? इनको कोई भविष्यवाणी मिल जाती थी या फिर ये सिर्फ रैंडमली पिक कर रहते थे? फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो पाएगा इनसे, इनको भविष्यवाणी तो पता नहीं रहती थी, लेकिन सेकंड ऑप्शन इनके पास रहता था, रैंडमली किसी भी प्लेयर को उठाओ, मल्टीपल टीम्स बनाओ और अपने ड्रीम 11 ग्रैंड लीग में जीतने के चांसेस को बढ़ाओ। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि मल्टीपल टीम्स बनाओ, पैसे ज्यादा खर्च करो, ना 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 ना, पैसे ज्यादा खर्च करने से कुछ ऐसा श्योरिटी तो नहीं मिल जाती, और ऐसा ही रहता तो सब लोग 40-50 जो टीम बना रहे हैं अलग अलग अकाउंट बनाकर, वो सब रोज करोड़पति नहीं बन जाते। और कमाल की बात तो ये है कि आप जब ड्रीम 11 के करोड़पति सेक्शन में जाओगे ना, आपको पता चलेगा बिहार में सबसे ज्यादा करोड़पति बने, 40 से ज्यादा करोड़पति बने। अब उनके मैंने कुछ इंटरव्यूज देखे हैं, पुरानी स्टोरीज भी देखी है, मुझे अभी भी याद है। उन सभी में एक चीज पता चलती है कि वो बंदा जब बता रहा है कि यार आप ग्रैंड लीग कैसे जीते, तो वो बताते थे कि मैंने एक रैंडम टीम बनाई, मेरे को ऐसा ऐसा ऐसा, वो कुछ तो स्टोरी बताते हैं, बट कंक्लूजन ये है उन सभी का कि हमने सिर्फ एक आध दो टीम बनाई थी, हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हम ग्रैंड लीग जीतेंगे। हम लोगों ने 15-20 टीम नहीं बनाई, हमने सिर्फ एक आध दो टीम बनाई, कोई कोई तो एक टीम के साथ जीत जाता है। कहने की बात मेरी वही है, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है ज़्यादा पैसे लगाकर हर एक टीम के पीछे 20 टीम लगाकर इतने सारे पैसे खर्च करके आप ग्रैंड लीग जीतोगे। यहाँ पर लक बहुत मैटर करता है, ग्रैंड लीग में लक बहुत मैटर करता है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, ठीक है। अब 30 to 50% सिलेक्शन परसेंटेज का मैंने बता दिया, उसके आप एक आध दो प्लेयर उठा लोगे, मतलब वो सेक्शन में से बचे 30 से कम, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं सबसे रिस्की प्लेयर। इनका क्या करना है आपको? इन सभी का आपको सिर्फ रीसेंट फॉर्म चेक करना है। ओवरऑल स्टैट्स तो इतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन रीसेंट फॉर्म बहुत हेल्प करेगा आपको। और 30% से कम सिलेक्शन परसेंटेज है ना, लोग वैसे ही इनको इनकार कर देते हैं, किसी का ध्यान नहीं रहता। तभी आपको चौकन्ना होना है, तभी आपको ध्यान देना है उन पर। मैंने क्या बताया, 50+, फिर 30 to 50, फिर 30 के नीचे सिलेक्शन। आप ये पैटर्न के हिसाब से जब बढ़ोगे ना, उन सारे प्लेयर्स को आप अच्छे से समझ पाओगे और अच्छे से अपनी टीम बना पाओगे। और आपको सिर्फ एक आध दो प्लेयर चाहिए, वैसे 30% से जिसका कम है सिलेक्शन परसेंटेज, एक आध दो ठीक रहेंगे, ज्यादा ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये काफी रिस्की रहते हैं। ऑलरेडी हमने 30 to 50 वाला जो सेक्शन था, वहां से 2-3 प्लेयर उठाए थे, उन्हीं पे हमने काफी रिस्क उठाया है। और फिर 50+ जिनका सिलेक्शन परसेंटेज था, वो हमारे सारे सेफ प्लेयर्स हो गए। अब दोस्तों बात आती है कि कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बनाए, ये बड़ा क्वेश्चन रहेगा और यही डिटरमाइन करता है। आप कोई भी ग्रैंड लीग विनर की टीम उठा लो, आपको पता चलेगा कि उन्होंने जब कैप्टन बनाया किसी प्लेयर को, वो बहुत ही जाना माना प्लेयर है। आपको सारे वो बैट्समैन पता चलेंगे या फिर वो एक ऑलराउंडर होगा, और बहुत रेयर चांसेस है जहां पर आपको किसी बॉलर को कैप्टन बनाते हुए उस ग्रैंड लीग विनर को आपने देखा हो। ऑलराउंडर्स की तरफ से हमको रन्स थोड़े बहुत और एक आध विकेट मिल जाता है, T20 की बात कर रहा हूँ। लेकिन ओडीआई में ये सिचुएशन पलट जाती है, वहां पर हम देखते हैं एक एक बॉलर 5-5 विकेट उठाता है, क्योंकि 10 ओवर डालनी है और उन 10 ओवर में एक पेसर 5 विकेट आराम से उठा सकता है। आराम से मतलब कितने सारे प्लेयर्स हमने देखे 2023 वर्ल्ड कप में जिन्होंने 5 विकेट्स उठाए थे, 4-4, 3-3, 2-2, 2 तो बहुत कॉमन हो गया था। ओडीआईस में ना बॉलर्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना, वहां पर आप कैप्टन अगर बॉलर को बनाते हो तो आपकी जीतने के चांसेस भी काफी रहते हैं, क्योंकि वो आपको पता है इसके पास डेथ ओवर्स है, इसके पास टोटल 10 ओवर्स है, पिच भी इसके लिए फेवरेबल है, डेफिनेटली विकेट्स उठाएगा और मैं इसको बनाऊंगा कैप्टन। और स्टैटिस्टिकली मैं अगर आपको बताऊं, नंबर्स में आपको बताऊं, तो 70% टोटल ड्रीम टीम्स में से ऑलराउंडर सेक्शन और बैट्समैन सेक्शन में से ही कोई प्लेयर था जो कैप्टन था, और बाकी बची 30% मैचेस में हमने देखा था कि कैप्टन बॉलर सेक्शन में से था। अब वो इसलिए क्योंकि 3-3 विकेट उठा रहे थे। बट अगर ओडीआई की यहाँ पर बात होती है, टूर मैचेस जो निकलती है हर एक कंट्री के टीम की, वहां पर आप ये टेक्निक यूज कर सकते हो कि आपको बॉलर सेक्शन में से किसी को कैप्टन बनाना है, वाइस कैप्टन तो डेफिनेटली बनाना है, और अगर आपको पता है कि एकदम तगड़ा कोई बैट्समैन है तो डेफिनेटली उन्हें भी आप ऐड कर सकते हो कैप्टनसी के लिए। बाकी तो चलो फिलहाल T20 वर्ल्ड कप चल रही है, तो आपको कैप्टन बनाना है बैट्समैन सेक्शन और ऑलराउंडर सेक्शन में से। फिर वाइस कैप्टन हमने देखा था 30% मैचेस में से विकेट कीपर सेक्शन में, ठीक है। विकेट कीपर सेक्शन में हमने देखा था वाइस कैप्टन सारे थे, ड्रीम टीम्स जो थी उसमें से 30% टीम्स में वाइस कैप्टन विकेट कीपर था। अब ये आप सोचोगे क्यों? क्योंकि विकेट कीपर की तरफ से आपको 25 से लेकर 30 आराम से विकेट कीपिंग के पॉइंट्स मिलते हैं, और उनके रन्स अगर मिल गए, वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन भी है, टॉप ऑर्डर भी नहीं, अगर चौथी पांचवी पोजीशन पर भी बैटिंग करते हैं तो भी इतना बुरा नहीं है। बट कहने की बात मेरी वही कि 50-60 फैंटेसी पॉइंट्स आराम से उनको वाइस कैप्टन बनाओ, 1.5x आपके पॉइंट्स ऐसे ही हो जाएंगे और आप अच्छी खासी लीड के साथ आगे बढ़ जाओगे। और 50% टीम्स में हमने देखा था कि वाइस कैप्टन ऑलराउंडर सेक्शन में था, और बाकी 20% टीम्स में बॉलर्स
वाइस कैप्टन थे। आईपीएल में हमने देखा था काफी अच्छे रन्स बने, बैट्समैन सेक्शन ने बहुत धमाल मचाया था, 100+ रन्स आराम से बन रहे थे, पार्टनरशिप में लोग 200-200 रन बना रहे थे। तो उसकी वजह से ना बैट्समैन सेक्शन में कैप्टन बनना और वाइस कैप्टन बनने का चांसेस बहुत बढ़ गया था। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको ऐसे ही रन्स हर एक सीरीज में देखने को मिलेंगे। 130 से लेकर 140 जो सेफ रन्स है, जो काफी रन्स है एक T20 मैच को कंसिडर करते हुए, तो उस हिसाब से मुझे लगता है आपको चांसेस लेनी पड़ेंगी, थोड़ी बहुत बैट्समैन सेक्शन से और फिर थोड़ी बहुत बॉलर सेक्शन से। और हाँ, एक और चीज आपकी हेल्प कर सकती है जो कि है ड्रीम टीम परसेंटेज। ये आपको दिखता है प्लेयर पर टैप करते हुए। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि टोटल मैचेस कितनी हुई है प्लेयर की और उसमें से कितनी परसेंटेज मैचेस में वो एक्चुअली ड्रीम टीम में पहुंचा है, मतलब ड्रीम टीम वर्दी उसके पॉइंट्स बने थे। अब इससे ये भी पता चलता है कि प्लेयर के विनिंग चांसेस कितने, प्लेयर के अच्छे परफॉर्म करने के चांसेस कितने हैं। ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स आपको हेल्प करेंगे और ये स्पेसिफिकली सारे के सारे ड्रीम 11 के ऐप में अवेलेबल है, तो आपको यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ता, आपका टाइम बचता है। आज के वीडियो का कॉन्सेप्ट ही वही था, आपका टाइम बचाना है, आपको तुरंत अगर टीम बनानी है और कम स्टैट्स के पीछे कम कंफ्यूज होके थोड़ा एक टीम बनानी है, तो यही टेक्निक आपको यूज करनी पड़ेगी। वरना आप विस्तार से अगर बना सकते हो, आराम से बैठकर टीम बना सकते हो, तो उसके लिए ऑलरेडी ऑप्शंस है जहां पर मुझे उतना आपको समझाना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये क्रिटिकल मैटर है जहां पर कम टाइम में आपको एक अच्छी टीम बनानी है, एक प्रोडक्टिव और एफिशिएंट प्लेयर वाली टीम बनानी है। और बस दोस्तों, यही इन्फॉर्मेशन थी मेरी तरफ से। आपको क्या लगता है इसके बारे में, डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में जानना है। और आप ये मुझे बताना कि अगर आप ये टेक्निक यूज कर रहे हो या फिर यूज करने के बाद एक आध दो मैचेस में या फिर जितनी मैचेस में आपको अगर अच्छे रिजल्ट्स दिख रहे हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में आके एक अच्छा फीडबैक दो, ताकि जो भी नए लोग ये वीडियो देखने आएंगे ना, उनको एक श्योरिटी मिलेगी, इतने मैचेस में उनका इतना फायदा हुआ, और उनको भी शायद बोलता ना एक एंकरेजमेंट मिलेगा कि यार अगले मैचेस में मैं भी ये टेक्निक यूज करूं, एंड डन। और बाकी तो चलो इतना ही था मेरी तरफ से आज के इस वीडियो के लिए। मैं कहूंगा आपसे सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगला इन्फॉर्मेटिव और ऐसा ही एक्साइटिंग वीडियो भी जल्द आने वाला है, और वो वीडियो आप मिस नहीं करना चाहोगे, तो उसके लिए आपको बेल आइकन पे भी क्लिक करना पड़ेगा, ताकि आपको एक प्यारा सा नोटिफिकेशन मिले कि फैंटेसी एम्पर ने एक नया वीडियो, लेटेस्ट वीडियो अपलोड किया है, तो जाकर तुरंत चेक कर लो। दैट्स इट दोस्तों, मिलता हूं अगले ऐसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जल्दी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।